आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी की लिखी कहानी नीली झील। बहुत दूर से ही वो नीली झील दिखाई पड़ने लगती है। सपाट मैदानों के छोर पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे धरती एकदम ढालू होकर छिप गया हो। लेकिन गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा शीशा झलकता दिखाई पड़ता है। यही वो झील है। और इसी झील पर जल पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, कितनी खूबसूरत है ये झील, जैसे ज़मीन में हार जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। ये 30 साल पहले की बात है। और तब बस्ती से झील तक रास्ता बनाने के लिए आए मजदूरों की टोली में वो भी आया था। और अंग्रेज साहब की मेम की आंखों को देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मेम, इसकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें बचाकर गंदे इशारे किए थे और गहरी और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वो सबसे पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया था जिधर मेम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मेम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। और मजदूरों को उसकी इस सीना जोरी पर बड़ा गुस्सा आया था और वे भीतर ही भीतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लकड़ियों के चूल्हे जले और उस वीराने में मजदूरों के मुंह आग की लौ में शैतानों की तरह चमकने लगे, तो भजनू ने कांख से तंबाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मेट से कहकर निकलवाया जाए। मेम जान पाती तो चमड़ी उतर जाती। साला आशिक बनता है। बनने दो, तुम्हारा का लेता है। भूख से क्लांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेकते हुए होरी ने बात तोड़ देनी चाहिए। हम सबकी रोजी जाएगी। आग कुरेदते हुए एक और ने जोड़ा। तभी दूसरे पेड़ तले से बड़ी भद्दी और मोटी आवाज में एक गीत का बोल उभरा, होए मेमिया तोरी अखियां बड़ो जुल्म ढायोरी। और पीतल की थाली ठनक उठी थी और महेसा शैतान की तरह नाच रहा था। बाटियां पकाते साथियों की हंसी और वाहवाही से शोर मच गया था। भूखे और थके मजदूरों की आंखों में एक वहशी चमक आ गई थी और एक क्षण के लिए वे जैसे तन की पीड़ा भूल गए थे। महेसा गा गाकर कुछ देर तक नाचता रहा। पेड़ों की पत्तियां आग की दमक में तांबे की तरह लग रही थीं और उनके काले पपोटेदार तने अजगरों की तरह झिलमिला रहे थे। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और झील की ओर से अजीब तरह के सूने सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज में चीखता एक सारस गुजर गया। उसके बड़े बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण तक आती रही और महेसा का स्वांग रुक गया। अब सीधा होके बैठ, रोटी खा ले, काने मेट की आवाज थी ये। नाराज साथियों को मेट का इस तरह अपनेपन से बोलना अच्छा नहीं लगा। भजनू ने धीरे से कहा, बदमाश ने मेट को खुश कर लिया है। काना भी भी है ना, उसे भी मजा आता है। गुदारी बाटियों और उड़द की पकी हुई दाल की महक से सबकी भूख चमक आई थी। बड़ी रात तक बदकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे धीरे चूल्हों की आग मझाकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह काम शुरू होते ही सैलानियों की एक पार्टी वहां आकर रुक गई। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी औरतें। औरतों के कंधे पर कैमरे लटक रहे थे और साहबों के कंधों पर एयर गन और कारतूसों की पेटियां। खाने पीने का सामान कंडियों में था और वो बोझ उनसे चल नहीं रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरों पर पसीने का पनीलापन था और साड़ियों के छोर कमर में खुसे हुए थे। धूल से बचाने के लिए साड़ियाँ एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थीं। उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भांप लिया था और वे अपने काम में इतने मशगूल हो गए थे जैसे उन लोगों की उपस्थिति का उन्हें एहसास ही न हो। पर महेसा हाथ रोक कर फेंटा कसने के बहाने कनखियों से उन्हें ताक रहा था।
वही इसी इंतज़ार में लगता था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वो मेड की मर्जी देखकर निश्चय ही उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। साहब लोग भी किसी मजदूर से आंखें मिलाने की ताड़ में थे। बाकी सब आंख बचा रहे थे। सिर्फ महेशा आंख मिलाने के लिए उतावला था, पर साहबों से नहीं। जैसे उसने यही तय किया था कि नीली साड़ी वाली औरत अगर कहेगी तो वो फावड़ा छोड़कर सामान उठा लेगा। वो बार बार उसे ही हैरत से ताक रहा था कि नीली साड़ी वाली औरत ने ही मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ? महेशा को ये बात नहीं जची। मजदूर ही चाहती हैं तो खोज ले, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं। कुछ इस तरह जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना कुछ ऊंची बात हो। अरे ज़रा सी मदद के लिए चाहिए, ये सामान झील तक पहुंचाना है। उसी नीली साड़ी वाली की मीठी आवाज़ थी। महेशा का दिल बहक उठा। बड़प्पन और शान से बोला, मदद मिल सकती है, ऐसे बोलिए। महेशा के तुच्छ से गर्व को लक्ष्य करके वो धीरे से हंसी और महेशा एक क्षण के लिए अपलक उसके साफ दांतों को देखता रहा। फिर दौड़कर मेट के पास गया और सामान उठाने की इजाज़त मांगकर चला आया। आते ही उसने गर्व से उनका सामान उठाया और नीली साड़ी वाली के कंधे पे लटके थर्मस को मांगने के बहाने बोला, ये बोतल भी दे दीजिए। मीठी आवाज़ वाली औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वो ऐसे मानने वाला नहीं था। चलते चलते उसने फिर पूछा, आप लोग शिकार के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन वो नीली साड़ी वाली औरत एक आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। महेशा को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ दूर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटक कर उसी आदमी से कहे कि उठाइए अपना तामझाम, मैं मजूर नहीं हूँ। पर उनके साथ चल सकना भी उसे कम भला न लग रहा था। उसे बोलने का फिर मौका मिला। गलत रास्ते पर मुड़ते हुए वो लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम उनके अज्ञान पर जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम? हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। दलदल? ओह! नीली साड़ी वाली कुछ ज्यादा चौंक गई थी। उसका ये चौंकना महेशा को बहुत अच्छा लगा था। उसे अनिर्वचनीय सुख सा मिला था। कानपुर में मिल से छुट्टी पाते ही वो चौराहे वाले कोने पर रुककर इसी तरह औरतों को देख देख कर खुश होता था। झुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग रुक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक में अपने बालों की लटें ऊपर करती हुई या साड़ियाँ संभालती हुई बेफिक्री से बैठ गईं। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और छाया में कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे और नरकुल धीरे धीरे कांप रहे थे। दूर से जिधर पानी उथला था, देव हंसों, मुर्गाबियों और पतारी के झुंडों के चुगने की और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। देवहंस शायद सिवार खा रहे थे और मुर्गा भी घोंगे या केकड़े खोजने में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही थीं। सहसा नीली साड़ी वाली ने झील के पानी की ओर इशारा करते हुए हैरत से कहा, पानी का सांप, सांप तैर रहा है। सभी कौतूहल से देखने लगे। महेशा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाए इन साहबों को, वे इतना भी नहीं जानते। वो सिर्फ नीली साड़ी वाली को ही बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है वो। चिड़िया? बकता है। नीली साड़ी वाली ने प्यार से कहा। ना माने तो देखती रहे। फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, वो उस पानी में उगे ठूंठ को देख रही हैं? वो उस पर जो काली चिड़िया बैठी है, उसी का साथी है ये सरप पक्षी। वो काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बात कर रही थी और वो तन्मय होकर बता रहा था। हाँ हाँ, वही। सरप पक्षी तैरने का बहुत शौकीन होता है, बस भाले सी काली चोंच निकालकर तैरता रहता है। खाता क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली?
उसकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बात करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठूंठ पर पंख और दुम फैलाकर सुखाएगा। अभी निकलेगा? नीली साड़ी वाली का मुख खुला रह गया और उसके सफ़ेद दांतों को महेसा निहारता रहा। नकबा के सफ़ेद पंखों की तरह धुले हुए व चमकदार। उसका मन जाने को नहीं हो रहा था, पर मेट ने कहा था जल्दी लौटना और फिर साथियों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। वो नीली साड़ी वाली भी अब बंदूक की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उनके साथ के एक साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और अभी एक क्षण पहले का महेसा अपना सारा आकर्षण भूलकर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वो बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़िया का शोर समाया हुआ था। हर आवाज़ वो पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील के किनारे रहते थे और उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह आते थे। उनकी हर आवाज़ का अर्थ वो समझता था। वे लड़ रहे हैं या आनंद से भरकर गा रहे हैं या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे हैं। झील के पानी में किलोले करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास है उसे, चाहे वो मुर्गा भी हो, सुरखाब, जंगली बतख, चाहे बगुला, सारस, नकटा, रेती, सरप पक्षी या सोना पतारी। उनकी सीटियों की मधुर आवाज़ें उसके कानों में बसी हुई हैं और तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली थी और गोली की टूटती हुई आवाज़ बादलों में गूंज गई थी और उसके बाद पक्षियों का कातर शोर। मन पर चोट सी लगी थी। उसका मन उदास हो आया था। दूरी पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़ रहे थे। एक क्षण ठिठक कर उसने पीछे देखा। दलदल खामोश था और ऊपर से उड़कर भागती हुई चिड़ियों की भयातुर आवाज़ को शालीनता से पीता जा रहा था। मुड़कर वो तेज़ कदमों से लौट आया और अपने काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे सांझे चूल्हे जले तो महेसा नहीं था। गांव से प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वो तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ? गांव में है? भजनू ने आश्चर्य से पूछा। वहीं पंडिताइन के घर है। चबूतरे पर बैठा मिसकॉट कर रहा था लुगाई से और वो नास मारी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काढ़े और जेवर पहने साथ बैठी थी। मरा साला, कहकर चरण सिंह ने पिच से थूका और प्याज की गांठ छीलकर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? भजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्य भरी आवाज में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है। लेकिन उस नरक में कूदे कौन? बखत था जब हमारे पीछे लग गई थी। आदत के मुताबिक चरण सिंह बात अपने से जोड़ रहा था। कुबड़ा न होता तो शायद बिहार रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़ेपन पर गहरा वार किया। बैठ जा सीधी तरह। तेरे पीछे लगी थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गरूर है। भजनू ने रोटी गरम तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरत नहीं मिलेगी। कहा रूप है और का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकारी भरी और भजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ कद्दू की तरह लग रहा था। होरी की आंख के नीचे लटका बड़ा सा मांस का लोथड़ा सूजा हुआ था। कीड़े ने काट लिया, कहते हुए उसने सने हाथ से घाव के नीचे सहलाया और बोलता गया। घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन। 40 की लगती नहीं। भजनू ने रोटी पलटी। महेसा की उम्र कितनी होगी? उसने दरियाफ्त किया। होगा 25-26 का। चरण सिंह बोला। फिर तो, कहकर होरी शैतानी से हंस पड़ा। झील तक वो सड़क तो पूरी नहीं बन पाई पर महेसा गैंग से बिछुड़ गया।
विधवा पंडिताइन से उसने शादी कर ली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी का कहना था कि जवान देखकर पंडिताइन ने फांस लिया, और कोई कहता था कि महेसा रुपया पैसा देखकर ढरक गया। जो भी हो, दोनों तरह से लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि किसी को बुरा देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनते देखना उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन महेसा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर से सुहागन हुई थी, और इतने दिनों बाद जब उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। दोहरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की करधनी बांध कर चलती और पैरों में झांझे जब झन झन बोलती तो लोगों के कलेजे दरक जाते। राह में साथ चलते महेसा से पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी शऊर नहीं है। मर्द घरवाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे, आगे चलो। और सर पर साफा बांधे महेसा कहता, बड़ी शर्म आ रही है। शहर में मेम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि ना, बाह में हाथ फंसा के। और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार केला सन का जमफर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत है। और एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में घुला लाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने कर दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपने लाल होठों को देखा, पर अपनी खूबसूरती की शोखी से भरकर बोली, तुम तो मेम से शादी करते, लाली पाउडर वाली से। और वो अपने को खुद किसी मेम से कम नहीं लगी थी। तभी महेसा ने उसकी गुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर से कम हो। और हंसती पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही थे जैसे उसने कभी देखे थे, हंस के पंखों की तरह धुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कलमें बड़ी बड़ी रखवाई थी, चोटी में मोटी सी गांठ बांधता था, मूछें छोटी करवा ली थी। मेले तमाशे पर जाने के लिए बैलों की एक गोई और छोटा सा रब्बा भी खरीद लाया था। बैलों को खूब सजा कर रखता था। उनके गलों में 40 घुंघरुओं की माला थी और सींगों पे पॉलिश। रब्बे की छत के लिए रंगीन झालर पार्वती ने सी दी थी और गछिया वो दर्जी से बनवा लाया था। पहियों के ऊपर रथ की तरह हाथा लगवाया था और सन की नहीं, सूत की रंगीन डोरियों से किनारे बुनवाए थे। सतरंगी रब्बा था महेसा का। एक दफा दौड़ में दांव लगा आया था और पार्वती के पीछे पड़ गया था। तुम साथ नहीं बैठोगी तो दौड़ में नहीं जाऊंगा। उसने बहुत समझाया था, हमारा तमाशा दिखाओगे, बहुत लड़कपन है तुम में। महेसा हंस पड़ा था, और तुम तो बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते। बतिया बछड़ी से दांत हैं अभी, बात बड़ी बूढ़ियों की तरह करोगी। और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसल से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया था और मन में कोई मलाल लाए बिना महेसा मेला दिखाकर बगैर दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया था। बस्ती में हरदम महेसा और पार्वती की बात होती, पर दोनों को किसी की चिंता नहीं थी। पार्वती रुपए का लेन देन करती और सबकी चोटी अपनी पाँव के नीचे रखती। बस्ती में कौन ऐसा था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वे लोग भी जो पीठ पीछे पार्वती और महेसा को कोसते, सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करते। इसका एहसास दोनों को था, पर दोनों इतने मुक्त थे कि कभी उन्होंने मन नहीं जलाया। महेसा अब निश्चिंत हो गया था। काम धाम करने की उसे ज़रूरत नहीं रह गई थी। पर अब भी जब वो सैलानी लोगों को झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वो अपने को रोक न पाता, पीछे पीछे चला ही जाता और चाहता कि वो औरत उससे बात करे। और जब वो औरत उससे बात नहीं करती तो वो चिड़ियों में मशगूल हो जाता, शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच साबूदाने की तरह फैले हुए मछलियों के अंडों को देखता
और नील पक्षी के जोड़ों को निहारता। बगुले को ध्यानावस्थित खड़ा देखकर वो सांस रोककर ठहर जाता और उसके शिकार करने की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आते ही लौट पड़ता। एक बार वो दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा तो सीधेपन से कह दिया, जंगल तक गया था। झील पर घूम के मन नहीं भरता? पार्वती ने उल्हाना दिया तो बड़ी सफाई से उसने बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था। ससुरे धूल से नहाते हैं। तीतर वीतर नहीं, तुम कहीं और गए थे, सच सच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी पड़ गई थी। तीतर देखना था तो बल्दू के घर देख लेते, वो तो तीतर लड़ाता है। पिंजरे में बंद तीतर का क्या देखना? महेशा ने कहा, मुझे कोई पालना तो है नहीं, पता नहीं लोग कैसे चिड़ियों को पालते हैं। तभी ऊपर आकाश में कुछ पक्षियों का झुंड उड़ता गुजर गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गईं। एकदम बोला, ये वाघ का झुंड है। देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पक्षियों के नरम पंखों की रेशमी आवाज दूर चली गई थी। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? ईमान से बता दिया, लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे। पार्वती के स्वर में शंका थी। हाँ हाँ पार्वती, माना करो, देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं। लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे। कहकर वो आराम से टांगें फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी। रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता। तुम जरा लोगों को डांटो डपटो। ये हमसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियाँ भी बनवा जाए। हारे थके लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के कारज में लग जाएगा। ये धर्म कर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन की साध है मन में। मिस्त्री को बुला के ज़मीन भी दिखाई थी, फिर कुछ हो ही नहीं पाया। मर जाऊंगी तो नाम का एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों से असीस निकलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से बात कही। बेवक्त ये बात कैसे सूझ गई तुम्हें? महेशा ने पूछा। आज दिन भर यही सब सोचती रही? महेशा ने गौर से देखा पार्वती को। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बहुत बड़ी है और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाल बुनना शुरू हो गया है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कूल्हे पर भारीपन आ गया है, लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लग रहे थे। कहाँ देख रहे हो? पार्वती ने आंचल का घूंट ऊपर सरका लिया। महेशा चुपचाप देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पार्वती ने फिर टोका तो महेशा ने यूं ही कह दिया, मंदिर बनना जरूरी है। पार्वती समझ गई कि उसके मन की बात ये नहीं है। महेशा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वो कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछताते तो नहीं हो? हैं? महेशा इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। आज सोच सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में पनीलापन था। पछतावा तो होता होगा, सच सच बताना। काहे का पछतावा पार्वती? महेशा ने कहा। हमने कभी ये सब सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा? शादी की बाबत भी नहीं सोचा था? पार्वती ने जैसे उसे कुरेदा। अभी तुम अपने को आज़ाद समझते हो, बाल बच्चे होते तो समझते। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो आई। चांद पर बादल आ जाने से चांदनी मटमैली हो गई थी और पार्वती का चेहरा धुंधला पड़ गया था। लालटेन चौखट में कुंडी से लटकी थी और उसकी रोशनी में खाट की अर्दावन परछाइयों की सलाखें बना रही थी। महेशा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं, उसके घर में अभी तक कुछ नहीं हुआ।
उसने गहरी नज़रों से पार्वती को देखा। इस समय की बात वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है? घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलापन नहीं महसूस किया, पर आज वो इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है? हमेशा रात हो या दिन, अकेलेपन में उसके मन में प्यार ही उमड़ा है और उसने भी कभी ऐसी उखड़ी बातें नहीं की। तुम्हें हुआ क्या है? महिषा ने शायद आज पहली बार इतना सोचकर कुछ पूछा था। पता नहीं क्या हुआ है। बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल की क्या जरूरत है? महिषा और उलझ गया। तुम्हारी नासमझी के लिए क्या कहूँ? यहाँ घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं जो ज़रूरत बखत पर आ जाते। सुना है अस्पताल में तकलीफ भी नहीं होती, ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर जी। महेशा हंसा। अब समझ पाया था वो। उत्साह से भरकर बोला, जिला अस्पताल में चली चलना, पैसा सब देखभाल करा देगा, भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन पार्वती उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमें बड़ा डर लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम। बेकार नहीं, न जाने मन में कैसी कैसी बातें व्यापती हैं। बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं। सांस रुकने लगती है। पार्वती ने बाहें छाती पर कस ली थी। तो हमारे साथ लेटा करो, महेशा ने उपाय बता दिया। कुछ तो सोचा करो। हम कहें कि आजकल तुम कतराई कतराई काहे रहती हो। बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। आ, खाट टीन में कर लें। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, न जाने कब क्या हो जाए। महेशा ने खटिया से खटिया मिला ली और पाटी के पास सरक कर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें। कुछ देर बाद पार्वती सो गई, पर महेशा को नींद नहीं आ रही थी। पार्वती का पैर एकाएक हिला और सांस तेज हो आई, जैसे वो डर रही हो। महेशा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक बैठा देखता रहा और जब उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर उसने पार्वती के सिरहाने रखा और लेट गया, जैसे पार्वती नन्ही सी बच्ची हो। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और उसे भी दिखाता वहाँ की सुंदरता। इसीलिए वो आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज जी की बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नखूनों की लाली, कोई छोटा सा शीशा या कोई ऐसी चीज़ खरीद लाता जिसे हाफिज जी नई चाल की बता देते। एक दफ़ा हाफिज जी ने उसे फ़ोटो फ्रेम दिखाकर कहा, इसमें मियाँ बीवी की तस्वीर लगती है, बड़े घरों में लोग इसे रखते हैं। फ़ोटो फ्रेम तो वो ले आया, पर तस्वीर नहीं थी। तीसरे ही दिन उसने पार्वती को तैयार कराया, सारे गहने उसे पहनने को मजबूर किया और खूब तेल लगाकर रामा फोटोग्राफर की दुकान पर जा पहुंचा। साथ साथ बैठते हुए उसने पार्वती के सर का पल्ला कानों के पीछे कर दिया और अपनी कमीज की जेब में सतरंगा रेशमी रुमाल रख लिया। अपने गले का तावीज़ भी खींचकर ऊपर कमीज पर निकाल लिया ताकि तस्वीर में सब कुछ दिखाई पड़े। अपने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़ियाँ चोंच से चोंच मिलाए बैठी थीं। पार्वती को भी वो पर्दा पसंद आया था, लेकिन तस्वीर में और सब तो ठीक आ गया। अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुरे ने हमें बूढ़ा बना दिया। काहे पार्वती? तुम्हें ही बड़ा शौक चल रहा था, 1 रुपया खराब कर दिया। पर महेशा को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम में लगाकर बरामदे वाली खरोंची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से किसी के घर निकलेगी, मुख्तार साहब के घर ही हो सकती है। उस दिन भी वो हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौट रहा था। पार्वती के बालों में लगाने के लिए विलायती पिन लाया था। पिन के पत्ते पर बनी मेम को वो ताक रहा था कि पार्वती ने पूछा,
मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। का? पार्वती ने उत्सुकता से जानना चाहा। अपनी बस्ती में बिजली लग रही है। चुंगी वाले बड़ी कोशिश में हैं, पर पैसा पास नहीं है चुंगी के। तो बिजली का लगेगी। सुना चुंगी अपनी कुछ ज़मीनें बेचने की बात सोच रही है, ऐसी ज़मीनें जो उसके लिए बेकार हैं। महेशा ने कहा तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ा खाना हम खरीद लें। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए छोटी सी धर्मशाला। तुम ज़रा सच्ची बात पता लगाओ। बात तो सच्ची है। हाफिज जी का रोज़ चुंगी में आना जाना लगा रहता है। गलत खबर नहीं लाएंगे, वो ही बता रहे थे। महेशा ने जैसे उसे इत्मीनान दिलाया। मौका लगा तो खरीद लेंगे। कहाँ पता कब तक हो। झील की ओर से तभी चिड़ियों का कातर शोर सुनाई पड़ा और उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान से आंग आंग करते चक्रवाकों के जोड़े गुजर रहे थे। महेशा का मन ग्लानि से भर आया। बोला, इन्हें मारने से फायदा? इतनी सुंदर चिड़िया है, पर मुर्दा खाती है। आजकल नई नई चिड़ियाँ बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में भी नहीं आती। पार्वती ने कहा, न जाने कहाँ से इतनी आ जाती हैं। ये चिड़ियाँ मेहमान हैं, कार्तिक खत्म होते आती हैं और फागुन चैत तक चली जाती हैं। महेशा पार्वती को बता रहा था। हमने चिड़ियों के अंडे भी जमा किए हैं, तुझे नहीं बताया, नहीं तो घर से निकाल देती। अब भी निकाल सकती हूँ। पार्वती कह ही रही थी कि दिखाऊं, कहता हुआ महेशा उठकर गया और तरह तरह के सफ़ेद, चितकबरे, हरियाले से अंडे उठाकर ले आया। देख पार्वती, ये वाघ का अंडा है, ये सारस का है और ये सोना पतारी का। महेशा एक एक अंडा उठाकर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती नहीं छूती, पर उसने सोना पतारी का अंडा हाथ में ले लिया। घुमाकर देखते ही हाथ से छूटकर वो गिर पड़ा और टूट गया। तो पार्वती के मुंह से चीख निकल गई, हाय दैया! टूट गया तो का हो गया? महेशा ने सरलता से कह दिया। पर पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए थे। उसका दिल धक से रह गया था। बहुत धीमे स्वर में बोली, असगुन हो गया, और आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। और पार्वती उस दिन भविष्य के आशंकामय परिणामों को सोच कर रोई थी। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण और असहायता से भरी उसकी आवाज़ जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को सब कुछ याद आता है। ये कैसे होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है? पार्वती की वो आवाज़ उसे भूलती नहीं, जब उसने अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया था। इतने दिन चढ़ गए हैं, डॉक्टरनी कहती है कि चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम जैसे कांप रहा था चीरे का नाम सुनकर। आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बाह पकड़ ली थी और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा था, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। दिल छोटा क्यों करती है पार्वती? तुम जीती जागती घर पहुंचोगी। मैं मंदिर बनवाऊंगा और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया था और ऑपरेशन के बाद भी उसकी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी संभाल नहीं पाई थी। सारा शरीर नीला पड़ गया था। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया था और महेशा को पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसा ही लगा था जैसा कि उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। वो एकदम निश्चिंत लग रही थी और उसने महेशा को पास बुलाकर कहा था, अब मंदिर ज़रूर बनवा देना, पार्वती मंदिर। मंदिर सोचकर महेशा का कलेजा फट गया था। आखिरी आस थी उसे। चीख कर बोला था, ऐसा मत कहो पार्वती, बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तू तो जीती जागती है। मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो।
पार्वती की आंखों से आंसुओं की धार बह बहकर कानों के पास से होते हुए नीचे गिर रही थी। फिर फिर उसे नहीं देखा गया, जैसे पार्वती के प्राण खिंच रहे थे। और फिर पार्वती के निचले होंठ सूखकर चटक गए थे। महेशा की दुनिया वीरान हो गई और वीरानापन देखकर आदमी पगला जाता है। बस्ती के आदमियों का यही कहना था कि महेशा पगला गया। जो आदमी आदमी का ख्याल नहीं करता वो पागल नहीं तो और क्या है। आदमी के दुख दर्द को नहीं समझता, उसे और क्या कहा जाए। महेशा, वो मुक्त और निश्चिंत महेशा, एकदम बदल गया था। उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी। पार्वती का फैला हुआ रुपया वो बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब जैसे उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। लोगों ने कहा, महेशा पंडित, दूसरी शादी कर लो, इतना रुपया पैसा किस काम आएगा, आज औलाद भी तो नहीं। महेशा ने जवाब दे दिया, पार्वती के बराबर कोई मेरा ख्याल करे तो सोचूं भी, नहीं तो भी ना सोचूं। गलत बात बोल गया, बेकार का मखौल मत किया करो, अब बूढ़ा हो चला हूं। यूं पार्वती से 10 बरस छोटा था महेशा, पर पार्वती की मौत के बाद वो उससे 10 बरस बड़ा लगने लगा। कनपटियों पर 3 ही बरस में सफ़ेदी आ गई और गर्दन के नीचे खाल झुर्रियों से भर गई। सचमुच आदमी बूढ़ा नहीं होता, वक्त उसे बूढ़ा बना जाता है। सूने घर में महेशा 8-8 आंसू रोता और उसे पार्वती की एक एक बात याद आती। चीज़ें देखता तो आंखों में आंसू भर आते। वो टीन का बक्सा जिसमें उसके कपड़े रहते थे और जिसमें पार्वती अपने रुक्के और रुपए भी रखती थी। संदूक के ऊपर वाली कील में किनारी में बंधी चूड़ियों का लच्छा देखकर वो उस दिन रो पड़ा था। एक एक चूड़ी उसने पहचानी थी, कौन सी किस मेले में पहनाई थी उसने, और दूसरा जोड़ा पहनने के वक्त उसने कब कब इन चूड़ियों को उतारा था। भरी आंखों से वो देखता रहा। घर का सूनापन उसे अब काटने दौड़ता। दीवार पर सगनौती की लकीरें देखकर उसे फिर कुछ याद आया। जब एक बार वो 2 दिन के लिए कहकर 4 दिनों बाद लौटा था, शायद तभी पार्वती ने गेरू से ये सगनौती उठाई होगी। वो जो कुछ भी करती थी उसमें सिर्फ उसी के लिए तो सब कुछ था। और कौन था उसका? न पार्वती का कोई था और न अब महेशा का कोई रह गया है। और जब वो जगन नाई के घर धरना देकर बैठ गया कि आज हिसाब का मय मूल्य ब्याज के चुकता करके उठेगा, तो उसकी औरत ने भीतर से उकरा कर कहा, पंडित, तुम तो इतने जालिम हो कि किसी की पत नहीं देखते। पार्वती चाची मुंह से चाहे जितना बिगाड़ लें, पर आदमी की मर्जाद और इज्जत का तो ख्याल करती थी। ये सब हम नहीं जानते, हम रुपया ले के उठेंगे आज, पूरा 100 रुपया है मय ब्याज के। महेशा ने कड़कती आवाज में कहा और चोटी की गांठ खोल ली। जगन नाई बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज, घर की नींव खुदवा लो तो भी इस वक्त 25 से 1 पाई ज्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। आखिर 4 भले आदमियों ने आकर जब बहुत समझाया तो महेशा किसी तरह राम राम करके उठा। कुछ दिनों बाद महेशा, जो अब महेश पांडे के नाम से पुकारा जाता था, बस्ती से चला गया। सुना, चुनार मिर्ज़ापुर की तरफ पत्थर की तलाश में गया है। कर्जदारों ने सुख की सांस ली थी, पर वो 15 दिन के भीतर भीतर ही लौट आया। चौधरी के बाग में बैठकर बता रहा था, पार्वती मंदिर के लिए सामान देखने गया था, सूरत जयपुर से बनवाऊंगा। लोगों का कहना था कि सोना चांदी मिलाकर कुल 8-10 हज़ार की पूंजी है उसके पास, और जो दबा दबाया हो सो अलग। इस बीच उसने काफ़ी बकाया रुपया वसूल कर लिया था। धीरे धीरे रुपए की उसकी तृष्णा बढ़ती सी लगी। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो आवाज़ सुनकर कह देता, अब क्या करूँगा बैठ के हाफिज मियाँ, पहनने ओढ़ने वाली तो चली गई। एक दिन हाफिज ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। बैठे बैठे बात चल निकली। सुना, मंदिर बनवाने की फिक्र में हो? बस यही एक काम करना है हाफिज जी, किसी तरह मंदिर
और एक छोटी सी धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही कहती कहती मरी थी। ये तो धर्म का काम है, बनाने खड़े होंगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे, तुम शुरू तो करो। हाफिज जी ने उसकी उदास नजरें देखकर तसल्ली दी। कभी जरूरत पड़े तो 10-20 रुपए हमसे भी ले लेना। रुपया पूरा नहीं है, लोग समझते हैं मेरे पास खत्ती खुदी है, पर सच हाफिज जी, कुल 4,000 हैं। इतने में तो सीमेंट भी नहीं आएगा। ग्राहक आया देख हाफिज जी उधर उलझ गए और महेश पांडे उठकर चल दिया। ऐसे ही एक दिन वो बस्ती की तरफ से घर जा रहा था कि झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े। उसके पैर उधर ही उठ गए। कुछ सैलानी थे, 4 मर्द और 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे पीछे चल दिया। काफ़ी दिनों बाद आया था वो इधर। नीली झील खामोश थी, किनारों पर गीली आंखों की तरह नमी थी और घास की टहनियाँ हवा के साथ धीरे धीरे पानी को सहला रही थीं। नरकुल की लंबी पत्तियाँ पक्षियों की कलगी की तरह कांप रही थीं और पानी में डूबी सिवार के सूतों से मछलियों के बच्चे कतरा कतरा कर निकल रहे थे। वो किनारे आकर बैठ गया। पानी के नन्हे नन्हे बबूले नीचे से ऊपर सतह तक आए तो लगा किसी मछली ने मोती उगल दिए हों। जलचरों की बारीक आवाज़ें झील के पानी में गूंज रही थीं और ऊपर पेड़ों पर पक्षियों के पंखों की सरसराहट और सीटियों की मध्यम आवाज़ें थीं। काले सिर और श्वेत वक्ष वाली गंगा कुकरी की हल्की सी सीटी उसके कानों में पड़ी। आंखें उधर अटक गईं। झील के ऊपर वो चक्कर काट रही थी, कुछ इस तरह जैसे उसे चक्कर में उड़ाने वाली अदृश्य डोर किसी के हाथों में हो और वो बस घूमती ही जा रही हो। वो जानता है कि गंगा कुकरी पेड़ पर नहीं बैठेगी। तभी वो तीर की तरह पानी के ऊपर गिरी और चमकदार मछली उसकी लंबी चोंच में थी। तभी संगीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आए हुए सैलानी लोग कुछ गा बजा रहे थे। नीली झील के शांत पानी पर उनके स्वर तैरते हुए दूर तक जा रहे थे। उसे बड़ी शांति मिली। फिर 7 हंसों का एक झुंड अपने राग का स्वर मिलाता हुआ झील के दूसरे किनारे पर उतर पड़ा और 2-4 हंस गेहूं और चने के खेत में घुसकर अंकुर खाने लगे। गर्दन उठा उठाकर वे ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हों, और सचमुच वे अजनबी ही हैं। महेश पांडे का मन न जाने क्यों भर आया। वे 7 हंस अब आए हैं, 4-5 महीने रहकर पार्वती की तरह चले जाएंगे, या फिर किसी शिकारी का शिकार हो जाएंगे जैसे पार्वती हो गई। इनके धूसर पंख खून की लकीरों से रंग जाएंगे और इनके पंखों को पकड़कर शिकारी ऐसे लटका के ले जाएगा जैसे मुर्दा पार्वती को अस्पताल के भंगी पलंग से उठाकर उस सूने बरामदे में ले आए थे। तभी करकरा बोला। सफ़ेद कलगी की शान में वो गर्दन लपकाता हुआ चला जा रहा था। शायद आरामदेह रेतीली ज़मीन खोज रहा था करकर्रा। फिर एक भयंकर धड़ाके की आवाज़ से वो चौंक उठा। बाईं ओर फैले दलदल से सारसनी की तुरही सी तेज़ आवाज़ आई और गूंजती रही। वो बार बार चीख रही थी और सारस अकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। कभी वो दलदल में उतरकर चीखता, कभी लंबे लंबे डग भरकर इधर उधर लपकता और वैसी ही तेज़ आवाज़ में चीखने लगता। गिरी हुई सारसनी की आवाज़ फट गई थी और उसकी गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रही थी। 7 हंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले का स्वप्निल वातावरण एकदम भयानक हो उठा था। झील का पानी सीमा में बद्ध जैसे थर्रा रहा था और भीगे किनारों पर निर्जीव स्वर टकरा रहे थे। पेड़ों में अभी अभी सनसनाहट भर गई थी। दलदल में घायल पड़े सारस को उठाकर लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की। महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी कि पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी डबडबा आया होगा, पर उनमें तो शिकारी के निशाने की प्रशंसा भरी थी। वो घर लौट आया। रात भर उस अकेले घर में उसे बार बार वही तेज आवाज़ सुनाई पड़ती रही।
फिर जाने कहाँ से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाज़ें आने लगी। सुबह होते ही उससे रुका नहीं गया। वो सीधा झील की तरफ पहुंचा। झील के ऊपर का धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा था। कांत का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। झील के शांत सौंदर्य ने उसे इस क्षण बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। उसके पैर दलदल की ओर बढ़ रहे थे। उसे सारस दिखाई दिया। वो मृत पड़ी सालसनी के पंखों में चोंच गढ़ा गढ़ा कर उसे जगा रहा था शायद। और जब सालसनी नहीं जगी तो वो विलाप करता झील की ओर चला आया। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वो देखता रहा मानसरोवर और कैलाश से आए देवहंसों को, जो गंधर्वों के देश से आए थे प्रवास के लिए। कोमल और पवित्र पक्षी, हल्की किरणों में सोना पतारी के स्वर्ण पंख चमचमा उठे। उसका मन उदासी से भर गया। इन परदेसी पक्षियों से क्या नाता जोड़ना। बैठे बैठे जब वो ऊब जाता तो बस्ती की ओर चला आता। बस्ती में नाप जोख होने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर की तरफ बहुत बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से यहाँ आ रही है। तभी मुनादी वाला ऐलान करता सुनाई पड़ा, बाहुकुम, चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ ज़मीनों का नीलाम तारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी अहाते में सवेरे 8 बजे होगा। ज़मीनों के नक्शे दफ्तर चुंगी में खरीदारों के लिए लगे हैं। हर खास व आम को खबर दी जाती है। और मुनादी वाले ने तबले पर बांस की खपच्चियों से चोट की और आगे बढ़ गया। 4 जनवरी में अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली ज़मीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपए की ज़रूरत है और उसे धर्मशाला के लिए उस ज़मीन की। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वो सभी के पास पहुंचा। धर्म का काम है, सबसे ज़्यादा रुपया हम लगाएंगे, कुछ मदद आप लोग करें। धर्मशाला पंचायती कर दी जाएगी। आप लोग 10-10, 20-20 रुपए से भी मदद करें तो ये कारज हो सकता है। मारवाड़ी मिल वालों ने एक मुश्त 50 रुपया दे दिया, लेकिन उसका खाता डाक खाने में खुलवा दिया। महेश पांडे ने 3000 रुपया भी उसी खाते में जमा कर दिया। इन 20 दिनों के बीच वो घर घर घूमा, मुख्तारों के पास गया, हलवाइयों और वैद्यों के पास गया, कपड़े के आड़तियों से लेकर अंग्रेजी डॉक्टरों तक पहुंचा और कुल मिलाकर 1000 रुपया और जमा हो गया। सबकी आंखों में महेश पांडे का रुतबा और सम्मान एकाएक बढ़ गया था। अब सिर पर वो गेरुआ साफा बांधने लगा था और हाथ में लाठी लेकर चलता था। शरीर कुछ शिथिल हो रहा था, लेकिन इस ढलते शरीर के साथ भी वो दिन भर घूमता और अपने साफे में किसी चिड़िया का गिरा हुआ सुंदर सा पर कलगी की तरह खोंस लेता। चुंगी दफ्तर में जाकर वो नक्शे भी देख आया था। नीलामी का दिन पास आता जा रहा था और जैसे जैसे वो दिन निकट आता जाता था, महेश पांडे की उदासी और बढ़ती जाती। झील पर शिकार खेलने के लिए आदमियों की बहुत सी टोलियां इस बीच आईं और गईं और अपने घर पर बैठे या बस्ती में घूमते हुए उसने जब जब चीत्कारें सुनी और साहब शिकारियों को नरम पंख वाली चिड़ियों को लटकाए ले जाते देखा, तब तब उसे पार्वती की याद आई। बेतरह उसकी हालत भी तो उस सारस के जोड़े की तरह ही थी। घर में लेटता तो उड़ते पक्षियों के नरम कोमल पंखों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप से गुजर गई हो। पर्वतों से आए मेहमान पक्षियों के सफ़ेद और सेमल की रुई से सजीले पंख और पार्वती के सफ़ेद दांत। सुबह उठा तो मन नहीं लगा और वो शांति पाने के लिए झील की ओर चला। झील पर पहुंचकर अपनी लाठी से वो काई को छितराता रहा। सिवार के सूतों को उलझाकर उसने निकाला, नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल दिए और उठकर उधर चला गया जिस ओर जल मंजरी खिली हुई थी। जल मंजरी के पास से ही दलदल शुरू हो जाता था। नारी की बेल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी और गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंगे चिपके हुए थे। सूत सी सफ़ेद नन्ही नन्ही जड़ें मछली के उजले पंखों की तरह धीरे धीरे कांप रही थीं।
दलदल में घुसकर उसने जल मंजरी के फूल तोड़े और गुच्छा बनाकर लौटने लगा। सोना पतारी का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और उड़ते सोना पतारी के झुंड में से एक पक्षी बिलबिलाकर छप से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी पर छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी पर एक हलचल हुई। एक क्षण बाद ही लाल खून की एक पतली सी लकीर पानी पर खिंची और सोना पतारी तैरती हुई उस पार जाने की कोशिश करने लगी। उसके नरम पंख फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीर उसका पीछा कर रही थी। झुरमुट में से शिकारी निकले। उन्होंने देखा, पर वो पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकलकर किसी झाड़ी में दुबक कर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोजा, पर पक्षी नहीं मिला। झील पर मिटती हुई लकीर के बीच एक आध पंख पड़ा था। उसका मन उचाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को वहीं फेंक कर वो लौट आया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलामी वाले दिन उसने 3,000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फट गईं। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मंदिर का नाम लेकर इसने धोखा दिया है, रुपया हजम कर गया है। लेकिन उसने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब तो वो पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकता। उसके पास जवाब है ही क्या? फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए, सबन हंस चले गए, सफ़ेद सुरखाब अपने पुराने घरों में लौट गए। मुअर, संद, करकर्रा और सरप पक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई थी, पर महेश पांडे को विश्वास था कि ये फिर हमेशा की तरह अपने झुंडों के साथ कार्तिक अगहन तक वापस आएंगे। महेश पांडे लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था। बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी थी, जिस पर उसने लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है। और नीचे की पंक्ति थी, दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे। ये थी कमलेश्वर जी की लिखी कहानी नीली झील।